बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने ईएनटी के सेशंस को लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ईएनटी के सारे टॉपिक्स को कवर करें। इसी कड़ी में हम नोज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और नोज़ की काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में हमने अपने लोगों को बताने की और अवेयरनेस देने की कोशिश की है। इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए आज एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप यानी आम तौर पे जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं नाक की गदूदें। ये एक बड़ा ही कॉमन सा फिनोमिना है जो बहुत सारे बच्चों में देखने में आता है, स्पेशली इन द 7th and 8th ईयर ऑफ द लाइफ ये अपीयर होना शुरू होता है और फिर आगे जाके ये काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है बच्चों की हेल्थ के ऊपर, बच्चों की फिजिक के ऊपर, बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर, उनकी फीडिंग के ऊपर। इन सब चीजों पे इसका इम्पैक्ट आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। अब इसको हम अगर आगे समझने की कोशिश करें कि नेजल पॉलिप है क्या, तो ये नाक के दोनों हिस्सों में, नाक के दरमियानी हिस्से से नाक के दोनों तरफ कुछ गदूदें निकलना शुरू हो जाती है जो कि नाक को बंद कर देती है, इसको बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। ये पिंकिश भी हो सकती हैं, येलोइश भी हो सकती हैं, ग्रेइश भी हो सकती हैं, लेकिन होती स्मूथ हैं और अक्सर ब्लीड भी कर जाती हैं जब बच्चे नाक में खुजली करें या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए या वैसे ही रिकरेंस के तौर पे ये ब्लीड करना भी स्टार्ट करती है। सो ये एक टेंशन वाली कंडीशन बन जाती है जिसमें पेरेंट्स को और बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब इसकी काजिज के बारे में देखें तो इसकी काजिज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नजला जुकाम जो बार बार रहता है, जिसकी वजह से नाक का म्यूकोजा जो है वो इरिटेट हो जाता है और फिर उसमें से गदूदें निकलना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली आफ्टर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और फिर इसको जब हम आगे लेके चलते हैं तो अब क्रोनिक साइनोसाइटिस हमने पढ़ा था, उसकी वजह से भी ये बार बार हो जाती हैं, एस्थमा की वजह से बार बार हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एस्प्रिन है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये हो सकती हैं। और बच्चों में एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं, उसकी वजह से भी नेजल पॉलिप्स जरा ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। सो ये इसकी मोटी मोटी सी वजूहात हैं। अगर सिम्टम्स देखें कि पेशेंट फील क्या करेगा जब उसको नेजल पॉलिप्स हो जाएंगे, तो उसका नाक बंद हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों तरफ यूजुअली होते हैं, तो नाक मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। पेशेंट मुंह से सांस लेना चाहता है क्योंकि नाक से सांस तो बिल्कुल बंद हुआ होता है। फिर आवाज में तब्दीली आना शुरू होती है क्योंकि फोनेशन का एक प्रोसेस है जिसमें नोज और पैरानेजल साइनसेस ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी आवाज की प्रोडक्शन में। नोज का रास्ता ब्लॉक होता है जिसकी वजह से आवाज में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। इनोस्मिया जो हम पहले डिस्कस कर चुके, जिसमें आपको स्मेल आना बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो भी बाइलेटरल अगर नेजल ब्लॉकेज है नेजल पॉलिप की वजह से, तो इनोस्मिया भी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट में काफी देर बाद जाके टेस्ट में चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं नेजल पॉलिप के पेशेंट्स में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कोशिश हम ये करते हैं कि जिन जिन कॉजेज की वजह से ये नेजल पॉलिप्स होते हैं उन सबको हम ट्रीट करें, अच्छे एंटीबायोटिक्स दें, अच्छे एंटीहिस्टामिन्स दें। इसके अलावा टॉपिकल नजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं ड्रॉप्स डालने के लिए, ताकि ये श्रिंक हो जाए साइज में, पेशेंट को कुछ आसानी और वो सांस ले सके। और अगर फिर भी क्योर ना हो सके तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और बाइलेटरल पॉलिपेक्टमी करनी पड़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेजल पॉलिप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में और जरूरी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।